पीएम मोदी की लोकप्रियता की वजह से विपक्षी दल डर कर एकजुट हो चुके हैं। पीएम मोदी का खौफ इतना है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन भी हाथ मिला चुके हैं। पीएम मोदी देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर पीएम मोदी देश का पैसा बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, ताकि इस पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर हो सके, जिससे देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। लेकिन विपक्ष के पास ना तो पीएम मोदी जैसा विजन है और ना ही कोई नेता है। देश और गरीबों के लिए काम करने के बजाय विपक्षी नेता देश के हर कोने में बैठक के नाम पर महंगे महंगे जलपान कर रहे हैं और बड़े बड़े होटलों में रुक रहे हैं। विपक्षी एकता की बैठक से देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा, ये विजन भी गायब दिखता है। और दूसरी तरफ विपक्ष के सभी नेता अपने राजनीतिक हितों को साधना चाहते हैं। लेकिन विपक्षी बैठक में जब किसी भी नेता को अपने राजनीतिक हितों पर संकट दिखता है तो वो नेता नाराज हो जाता है। पिछली 3 बैठकों से ऐसा ही हो रहा है। सभी दल एक दूसरे के साथ भी आना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर एक दूसरे की खिलाफत भी करते नजर आते हैं। पहली बैठक से अरविंद केजरीवाल नाराज होकर चले गए, फिर दूसरी बैठक से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर आई और मुंबई में हुई तीसरी बैठक से ममता बनर्जी की नाराजगी की खबर निकल कर आई थी। वहीं अब तो पीएम मोदी की वन नेशन वन इलेक्शन वाले दांव से भी विपक्ष में फूट पड़ सकती है। वहीं इस खबर में बताएंगे आपको कि कैसे विपक्ष हो गया है एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में कहावत है कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं उसको दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये कहावत कांग्रेस पर एकदम सटीक बैठती है। कांग्रेस पिछले कई महीने से मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध का राजनीतिकरण कर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस लगातार बीजेपी नीति सरकार पर निशाना साध रही थी कि इस सरकार के राज में अराजकता चरम पर है। राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी पर खूब निशाना साधा था। वहीं नए नए बने विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने भी मणिपुर पर खूब हंगामा किया था। लेकिन राजस्थान में दलित महिला के साथ हुए अपराध की खबर ने जैसे ही देश को सोचने पर मजबूर किया तो पूरे कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम गई। ना ही राहुल गांधी राजस्थान जाने के लिए आतुर दिख रहे हैं, ना ही कांग्रेस मुख्यालय में कोई भी प्रेस वार्ता हो रही है और ना ही विपक्षी गठबंधन के कोई नेता कुछ बोल रहे हैं। क्या कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी नेता महिलाओं का चरित्र राज्य देखकर तय करते हैं कि इस राज्य में बीजेपी की सरकार है तो हमें बोलना है, इस राज्य में हमारे गठबंधन के साथी कांग्रेस की सरकार है तो चुप रहना है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। राजस्थान में गुरुवार को कथित तौर पर एक आदिवासी महिला को उसके पति ने पीटा, निर्वस्त्र किया और उसे गांव में घुमाया। इसका एक चौंकाने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा एक व्यक्ति कथित तौर पर महिला का पति 21 वर्षीय महिला को उसके घर के बाहर निर्वस्त्र कर रहा है और वो मदद के लिए चिल्ला रही है। महिला गर्भवती बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं बीजेपी ने राजस्थान में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन पर हमला बोला है। बीजेपी ने सवाल किया है कि कांग्रेस और गठबंधन राजस्थान में एक गर्भवती महिला को निर्वस्त्र किए जाने की घटना पर कुछ बोलेंगे। वहीं बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्वीट कर लिखा कि ऐसी कितनी ही लाचार महिलाओं की चीख पिछले 5 सालों में राजस्थान में दफन हो गई, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार नींद से नहीं जागी। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे राहुल गांधी दिल्ली से लगे राजस्थान का नाम सफर तय नहीं कर पाए और न ही अपनी सरकार में हो रही महिला उत्पीड़न को देख पाए। दलित और जनजातीय समाज की महिलाओं को चिन्हित करके बार बार अपमानित किया गया, उनका शोषण हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राजस्थान की शर्मसार करने वाली घटना पर कांग्रेस पर हमला किया है। तो देखा आपने कैसे विपक्षी गठबंधन के नेता इस घटना पर चुप हैं। विपक्षी नेता और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि इस घटना के बाद वो अशोक गहलोत का इस्तीफा लेंगे कि नहीं, और नहीं तो क्यों। और क्या विपक्ष का एक डेलीगेशन राजस्थान जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो विपक्षी नेता जनता के सामने बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। विपक्ष हमेशा से ये कहता आया है कि देश गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, दलितों का है। विपक्षी गठबंधन में शामिल अधिकतर नेता राजनीति भी इसी बात की करते हैं। कोई नेता किसी गरीब को अपने घर बुलाकर फोटो खिंचवाता है तो कोई गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल की बात करता है। लेकिन इन नेताओं की कथनी और करनी साफ नजर आती है। जब इनके खुद की भोग विलासता की बात होती है तो इनके रहने से लेकर खाने पीने तक में सामंतवादी सोच साफ नजर आती है। बीजेपी के ऊपर अधिक फंडिंग लेने का आरोप लगाने वाला विपक्ष जब मुंबई में मिले तो उनके सुख सुविधा की जो भव्यता दिखी उसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, जिसके बाद विपक्षी एकता के नेता और मुंबई बैठक के संयोजक विरोधियों के निशाने पर आ गए।
दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। आम चुनाव की पृष्ठभूमि में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। विपक्ष के इस महाजुटान में विभिन्न राज्यों से 28 पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हुए। मुंबई के आलीशान ग्रैंड हयात होटल में विपक्षी गठबंधन का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अगवानी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने की। लेकिन विपक्षी गठबंधन को लेकर हुए खुलासे से सब हैरान हैं। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने दावा किया है कि मुंबई में हुई विपक्ष की बैठक पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। सीएम शिंदे ने शिवसेना के नेता उदय सामंत ने इस बैठक के खर्च पर बड़ा दावा किया है। बताया जा रहा है कि ग्रैंड हयात होटल में 100 से ज्यादा कमरे बुक किए गए थे। होटल के आसपास के होटलों में भी कमरे बुक थे। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उदय सामंत ने कहा कि इस बैठक के लिए 45,000 रुपए की 65 कुर्सियां मंगाई गई है। 14 से 15 घंटे के इस कार्यक्रम के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। जब हम गुवाहाटी गए तो हमारे होटल के खर्च पर सवाल उठाए जा रहे थे, जबकि अब ग्रैंड हयात होटल में एक कमरे के लिए करीब 30,000 रुपए चुकाए गए हैं। ग्रैंड हयात में एक कमरे का भाड़ा 25 से 30,000 रुपए का है। उदय सामंत ने चौंकाने वाला दावा किया है कि लग्जरी होटल में खाने की एक प्लेट भी 4,500 रुपए की है। सामंत ने कहा कि जो लोग 14 घंटे के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करते हैं, उन्हें हमारे बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं विपक्षी गठबंधन पर शिवसेना नेता के खुलासे के बाद उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी हमें निशाना बना रही है, उससे पता चलता है कि वो इंडिया गठबंधन और हमारी जीत से डरे हुए हैं। उनकी नफरत देश और संविधान से है और हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे पास पीएम चेहरे के कई विकल्प हैं। हालांकि सवाल तो ये है कि गरीबों की राजनीति करने वाला नेता 56 भोग कैसे खा सकता है। मतलब विपक्ष सिर्फ गरीबों की राजनीति के नाम पर अपने परिवार को राजनीति में सेट कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की मुंबई बैठक में राहुल गांधी को बीजेपी और पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा हो गया कि मोदी के सामने टिकना कितना मुश्किल है। राहुल गांधी को यह भी मालूम पड़ गया कि कांग्रेस की क्या असलियत है। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि हर व्यक्ति और दल अपनी असलियत जानता है, और कांग्रेस भी इस कथन से अछूती नहीं है। कांग्रेस को भी पता है कि उनके जनाधार का बंटाधार हुआ है और अब वो चाहकर भी अपने जनाधार को जुटा नहीं पाएंगे। कांग्रेस एक समय में अपने आप को देश मानने लगी थी, तभी तो पार्टी ने नारा दिया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन कांग्रेस की मौजूदा स्थिति ऐसी है कि उसे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए 28 राजनीतिक दलों की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। कांग्रेस के 56 वर्षीय युवा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी बातों से लगा कि कांग्रेस ने बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए। अकेले बीजेपी से निपटना कांग्रेस के बस की बात रही ही नहीं। इसलिए तो कांग्रेस कह रही है कि साथ में ही लड़कर बीजेपी को हराया जा सकता है। दरअसल मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन को हराना बीजेपी के लिए असंभव है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों से उनका पैसा छीनकर कुछ चुनिंदा लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल सभी दलों ने अपने आपसी मतभेद सुलझा लिए हैं और हम सभी अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर इस देश और संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन में शामिल नेता देश की 60% से ज्यादा जनता के नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो अगले चुनाव में बीजेपी को हराकर सत्ता से बाहर कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ये भूल गए कि विपक्ष में शामिल नेता 60% से ज्यादा जनता के नेता है, तो पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और 100% जनता के नेता हैं। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम सीटों के बंटवारे पर जल्द ही बात करना शुरू करेंगे और आपसी समझौते से चुनाव क्षेत्र को तय कर लेंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी भ्रष्टाचार के गठजोड़ है और यही पहली चीज है जिसे इंडिया गठबंधन प्रदर्शित और साबित करेगा। पीएम मोदी की सरकार के पीछे का विचार है गरीबों से पैसा निकालकर कुछ सीमित लोगों तक पहुंचाना। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सब मिलकर बीजेपी को हरा देंगे। मतलब अब तो राहुल भी ये मान चुके हैं कि बीजेपी के सामने कांग्रेस कहीं नहीं टिक सकती है। ऐसे में गठबंधन करके देख लेते हैं। लेकिन देश की जनता अब खिचड़ी सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार चाहती है जो पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब दे सके, ना कि ऐसी सरकार आए जो पाकिस्तान से हमदर्दी रखे। क्योंकि विपक्षी गठबंधन में शामिल महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं का पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है। ऐसे में अगर विपक्ष की सरकार आ भी गई तो क्या वो सरकार पाकिस्तान को सबक सिखा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस की आज की जो हालत है उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस कहीं क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू न बनकर रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।